ये कई दिनों से सो नहीं पा रही हैं, ओवर एक्टिव हैं और अब तो खर्च करने लगी हैं। दवाइयाँ देने से ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये माँ नहीं बन पाएगी या ये बाप नहीं बन पाएगा या ये घर पर सोता ही रह जाएगा, काम पर जाना छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं कि इसका नशा करने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनिया की और मेनिया में काउंसलिंग के रोल की। कई पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की मानसिक दवाई जो है किसी मरीज़ को दी जाए। वो साइकेट्रिस्ट के पास आने से कतराते हैं, बट एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में फिर भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं और वो क्लिनिक पे आके कहते हैं हमें तो काउंसलिंग ही करवानी है। बट मेनिया के केस में काउंसलिंग कराना जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, खासकर जब पेशेंट उस फेज़ में है, जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, कम सो रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब वो तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ उसका कांटेक्ट है या वो खुद ही भगवान है, तो हमारे जैसे इंसान की वो बात नहीं सुनेगा। तो इसमें जो काउंसलिंग का रोल है वो पेशेंट के ऊपर नहीं है, पेशेंट पे तो मेनली मेडिसिन का रोल है। साइको एजुकेशन का जो रोल है वो फैमिली मेम्बर्स की साइको एजुकेशन का रोल है। उनको बीमारी के बारे में बताना और ये बताना कि आने वाले दोबारा अगर लक्षण आएंगे तो क्या हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या हो सकता है कि इसमें डिप्रेशन के लक्षण भी आ सकते हैं, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर क्या हो सकता है कि इसमें हो सकता है कि कभी मेनिया के लक्षण आए, कभी डिप्रेशन के लक्षण आए और कभी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण आए, तो हम इसे कैसे मैनेज करेंगे। तो ओवर टू सारिका मैम की जो साइको एजुकेशन है फैमिली को, उसमें हम कैसे करते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, जब पेशेंट मेनिया में है तब तो किसी तरीके से कोई थेरेपिस्ट उसकी थेरेपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पेशेंट उससे ठीक हो गया, अंडर मेडिकेशन है और कंट्रोल सिचुएशन है, उसको समझ आ रहा है कि यस ये मेरी एक तकलीफ़ थी, तब उनकी भी थेरेपी की जाती है। पर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट मेनिया में है, उसको तो समझ नहीं आ रहे, वो सो भी नहीं रहे, ओवर एक्टिव है और उनको लग रहा है कि आई एम परफेक्ट। क्यों? क्योंकि घर का काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई फीमेल है, वो मेनिया में अगर है तो वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी खाना बनाएगी, ज़्यादा डिशेस बनाने लगेगी, कम सोएगी, हो सकता है 2 बजे रात को कपड़े धोने लगे, घर में झाड़ू पोछा करने लगे। घर के लोग परेशान हो गए और वो तो 4 बजे सुबह उठ के मंदिर चले जाएं। इससे एक एग्जाम्पल बताएं, एक केस आया था हमारे क्लिनिक पर, तो वो इतना काम करने लगी थी कि घर वाले खुश हो गए थे कि वाह इतना काम नहीं कर रही थी, अब तो सही, बहुत सही टाइम पे सब काम हो जाता और जल्दी हो जाता, अब तो कम सोती है। मगर जैसे ही एक हफ्ता गुजरा और जब मैडम ने पैसे खर्च करना शुरू कर दिए और उनके व्यवहार में डिसफंक्शनिंग, गुस्सा, बहुत अति का गुस्सा, जो उनका व्यवहार सामान्य नहीं था, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ मुझे करना चाहिए, किसी को कंसल्ट करना चाहिए। तो वो दवाई के लिए इसलिए नहीं पक्ष में थे क्योंकि एक तो फीमेल हैं और उनको लग रहा था खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, झाड़ू पोछा हो रहा है, मंदिर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें दवाई की क्या ज़रूरत है। बस उसको इतना समझना है कि चिल्लाए, गुस्सा ना करें। जब उनको देखा गया, उनके केस को सुना, तब समझ में आ गया कि जो पेशेंट है पिछले 1 हफ्ते से सो नहीं रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है और अब तो वो परचेसिंग भी करने लगी हैं। फ्रिज खरीद लाई, उन्होंने 1.5 साल पुराना ही फ्रिज बेच डाला और नया फ्रिज खरीद लिया। पैसे की कमी नहीं थी इसलिए वो तो बच गया, लेकिन अगर बड़े बड़े डील हो जाती तो बहुत कमाल था उसमें। पर सबसे बड़ी बात थी कि वो कभी भी अपने घर में झगड़ा नहीं करती थी, वो चिल्लाती नहीं थी, बहुत शांत स्वभाव की थी। वो अचानक से घर में, मतलब उनके घर वाले कहते हैं आतंक मचा रही हैं, ऐसा लग रहा है इनके घर में अगर इनको बंदूक मिल गई तो डर सबको मार देंगी, ऐसा था। तो नहीं, यहाँ इनके साथ तो काउंसलिंग नहीं की जा सकती, पर आपको ये समझना होगा कि इस समय जो आपका पेशेंट है वो मेनिया के सिम्टम का है, क्योंकि ये कई दिनों से सो नहीं पा रही हैं, ओवर एक्टिव हैं और अब तो खर्च करने लगी हैं और पूरे क्राइटेरिया मैच हो रहे थे, तो समझ में आ गया था कि ये मेनिया का केस है। तो हमने कहा यहाँ आपको समझना होगा, दवाई इम्पॉर्टेंट है, थेरेपी नहीं। पर आपको ये समझना होगा कि इनसे पंगे मत लेना, इनके हाथ में कोई पैसे की परचेसिंग पावर मत देना। साथ में अगर ये ज़्यादा काम कर रही हो, जिस समय कर रही हूँ उस समय बीच में टांग ना अड़ाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये खाना अच्छा बनाएं तो इनको 4 डिशें और ना बताएं, बल्कि जो बना रही हैं उसको चुपचाप खा लें, उसमें कमियां ना निकालें, ना ज़्यादा तारीफ़ करें, नहीं तो और बनाने चल देंगी। इनको आराम करने दें और सबसे पहले इनको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, इनको दवाई दिलवाएं, फिर उसके बाद जब ये मैनेज हो जाएंगी तब इनकी थेरेपी के पार्ट को
लिया जाएगा। तो यहाँ फैमिली साइको एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट है। और ये भी बताया पहले कि पहला एपिसोड है, हो सकता है ये इस एपिसोड के बाद सेटल हो जाए, फिर इनमें डिप्रेशन के सिम्टम आ जाए, ये उदास रहने लगें, तब दवाई बंद नहीं करनी है, तब भी कंसल्ट करना है, दवाइयाँ लेनी है। और ये एपिसोड बार बार रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपको समझना होगा कि कब उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। जब तक डॉक्टर मना ना करे कि आप दवाई बंद कर दी जाए, तब तक आप लोग ना दवाई बंद करना। और सर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, घर वाले ना दवाई का डोज खुद से ट्रिप ओवर करने लगते हैं। जैसे मेरे पास तो कई बार आते हैं, जब उनको रिपीट सेकंड बार आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक हो गई थी तो इसने हमने नींद की दवा हटा दी। तो अब मैं कही इसमें सर ने कौन सी दी, SOS के अलावा सर ने तो दी थी, हमने इसको आधी आधी देना शुरू कर दी या एक टाइम की बंद कर दी। तो हमें फैमिली को एजुकेट करना चाहिए, हर थेरेपिस्ट को, कि साइकोलॉजिस्ट का रोल दवाइयों में कुछ नहीं होता। वो नहीं बता सकते कि दवाई बढ़ाएं या घटाएं। अगर जानकारी भी है तो भी हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको कहना चाहिए कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, समझें, और जब तक आपका साइकियाट्रिस्ट दवाई बंद ना करे तब तक आप दवाइयाँ उसी तरह लें जिस तरीके से उन्होंने बोला है। और जब फॉलोअप के लिए बुलाया गया है तो आप पेशेंट को लेकर क्लिनिक आएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप में दिखाएं, पर दिखाएं जरूर। हाँ, मेनिया में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट बहुत ही अनमैनेजेबल हो जाता है तो उसे एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर वो मैनेजेबल रहता है और सो जाता है, घर वाले उसको घर पे संभाल सकते हैं, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 1 से 3-4 हफ्ते में अक्सर फ़र्क आ जाता है। हर पेशेंट के बारे में तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा। इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि कई बार सीजनल चेंजेस भी आते हैं, कि गर्मियों में तेज़ी और सर्दियों में उदासी। और इसके अलावा ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, जैसे नींद कम आना, ज़्यादा बोलने लगना, ओवर एक्टिव हो जाना, तो मतलब तेज़ी की तरफ जा रही है, रोने लग जाना और किसी की काम में मन न लगना, जिनमें पहले लगता है तो ये उदासी के लक्षण है। और अक्सर ये होता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो 30 इयर्स की एज में होता है, डिप्रेशन 40 इयर्स की एज में होता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की मदद से आप समझ सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जल्दी एपिसोड्स के बारे में पकड़ा जाएगा, तो जो अच्छा इलाज होगा, लंबा इलाज होगा, और पेशेंट जब नॉर्मल हो जाएगा तो उसको भी ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको लगातार मेडिसिन लेनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है वो वेल एजुकेटेड है, और ख़ासकर मैंने देखा है जो नई जनरेशन है वो बहुत कंफर्टेबल होती है मेडिसिन के साथ, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, उनके मन में वो बैगेज नहीं है। जो हमारी उम्र के जो माँ बाप हैं उनके मन में जो ये होता है कि नहीं दवाई नहीं देनी, दिमाग की दवाई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दवा को अपनी तरह से कम ना करें। जैसे कि सारिका मैम ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लोग या तो एक दिन छोड़ के दवाई देना शुरू कर देते हैं, जिसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। वो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आपने बंद कर दी, आप लकी हैं तो जितने दिन तक ठीक रहेगी तबीयत ठीक रहेगी, फिर ख़राब हो जाएगी। या कई बार कुछ डोजेज़ अपने आप ही कम कर देते हैं कि हमने आधी कर दी। कई दवाइयाँ कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं कि वो 24 घंटे तक उनका असर रहता है। तो अगर आपने उनको तोड़ भी दिया तो आपने तो अपनी तरफ से आधा किया, बट उसका असर भी ख़राब हो गया। तो ऐसा कुछ भी ना करें। ऐसे में आप सवाल करें कि दवाई कैसे कम करनी है, क्या करना है, उससे पेशेंट का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लंबी बीमारियां हैं, इसमें बहुत बार एपिसोड आने वाले हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक क्वेश्चन तो अधिकतर पेशेंट और पेशेंट के घर वाले पूछते हैं, जैसे पेशेंट ठीक हो गया था और पेशेंट के घर वाले, कि दवाइयाँ देने से ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये माँ नहीं बन पाएगी, या ये बाप नहीं बन पाएगा, या ये घर पर सोता ही रह जाएगा, काम पर जाना छोड़ देगा, या ऐसा तो नहीं कि इसका नशा करने लगेगा। ऐसे सब उनको मिथ्स रहते हैं। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि क्या करना चाहिए उनको? देखिए मैम, फिलहाल हम मेनिया की बात कर रहे हैं। मेनिया में मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स में लिथियम की बात होती है, कार्बामाज़ेपिन की बात होती है, और भी कुछ मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं। तो मूड स्टेबलाइजर्स तो अक्सर मेनिया में नहीं दिए जा सकते, खासकर अगर लेडी प्रेग्नेंट है, तो उस केस में तो एंटीसाइकोटिक्स देने पड़ते हैं। तो देयर आर ऑप्शंस जो पेशेंट को डिलीवरी के टाइम भी दी जा सकती हैं, ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर दवाई से नींद ही आए। उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि सिम्टम्स जब चेंज हो जाएंगे तो कौन सी मेडिसिन होगी। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे सारिका मैम ने वीडियो में पहले बताया था कि मेनिया में था पेशेंट, बाद में वो डिप्रेशन में चला गया, तो मेनिया में अलग दवाइयाँ चलेंगी, डिप्रेशन में अलग दवाइयाँ चलेंगी। तो वो जो सारे हैं टेक्निकली काफ़ी डिमांडिंग डिसीजंस हैं, ये एक साइकियाट्रिस्ट ही लेने में सक्षम है। इसके बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी, रादर ये, बल्कि ये होगा कि आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट है, तो जो वो कहते हैं आप उनसे सवाल पूछिए,
उनके संतोषजनक उनसे आंसर लीजिए, वो आपको समझाएंगे। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा साइको एजुकेशन का कितना फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूँ, 12 साल तक मैंने MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो मुझे आदत ही पड़ गई है ज़्यादा बोलने की या समझाने की। इसी वजह से मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बना पाता हूँ। तो एक फैमिली मेम्बर मेरे पास आए थे जिन्होंने 5 या 6 साइकेट्रिस्ट को पहले दिखाया था, कभी मेनिया हुआ, कभी डिप्रेशन हुआ, और सभी साइकेट्रिस्ट ने उनको ठीक भी कर दिया और वो खुश भी थे। बट जब अगली बार एपिसोड हुआ तो उनको लगा इस साइकेट्रिस्ट को समझ नहीं आया, उस साइकेट्रिस्ट को समझ नहीं आया। मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली, वो ये कि ये बीमारी बार बार आ सकती है, सीजनल होती है और इसकी दवाई बंद नहीं करनी होती। उस बात बोलने को आज मेरे ख्याल से शायद 9-10 साल हो चुके हैं। अभी वो मेरे पास 6-6 महीने पे दिखाते हैं और उनको एक भी एपिसोड नहीं आया। हर पेशेंट के साथ तो ऐसा नहीं होगा, कुछ को दवाई के बावजूद भी आ सकते हैं, बट इतनी छोटा सा एक सेंटेंस भी पेशेंट को काफ़ी मदद करता है। या डॉक्टर अगर ये समझा दे कि सिगरेट नहीं लेनी चाहिए आपको, उससे दवाई का असर कम होता है, या शराब छोड़ देनी चाहिए, उससे डिप्रेशन या मेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पेशेंट इतनी बात सुन के भी कई बार मान जाते हैं। तो ये एज ए प्रोफेशनल हमारी जिम्मेवारी है कि पेशेंट को हम पूरी जानकारी दें ताकि वो अपने आप को बेटर ज़िंदगी जी पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से धन्यवाद।